मीन्स यूक्रेन के सोल्जर्स मीन्स ऐसे ये कर रहे थे, सबको जाने नहीं दे रहे थे। कोई 1-2 बजे हॉस्टल शेक हो जा रहा है, बाहर जा रही हो तो मिसाइल्स एकदम ऊपर से ही जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चालू कर दो तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नीट यूजी का जो मीन्स सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं ना तो घर से बहुत टाइम तक दूर रहते हैं एंड पढ़ाई करना सब भूल जाते हैं, आपको भी पता ही होगा। बहुत इसमें पार्टी एंड ऑल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। सो आज है हमारे साथ एक न्यू गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति। सो डॉक्टर प्रीति, हाय, माय नेम इज प्रीति एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन यूक्रेन एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय इंटर्न। सो स्टार्ट करते हैं हम यूक्रेन से। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एमबीबीएस जो है यूक्रेन से किया है। सो यूक्रेन में लाइफ कैसा था? मिस करते हो यूक्रेन को? हाँ, यूक्रेन में लाइफ तो मीन्स एज कम्पेयर टू इंडिया मुझे यूक्रेन में ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज वहाँ का वेदर अच्छा है और फिर वहाँ के लोग भी बहुत मीन्स बोलते हैं ना काइंड है और अच्छे से बात करते हैं। तो वहाँ का मुझे मीन्स लाइफस्टाइल मुझे वहाँ का पसंद है। वहाँ पे तुम कभी भी निकल सकते हो, फिर पढ़ाई भी मतलब सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पढ़ाई भी मीन्स जब भी तुम्हें अपना टाइम टेबल सेट कर लो, फिर पढ़ाई करो पूरा टाइम, जितना भी तुम्हें काम वाम खत्म करो, फिर आराम से शाम को पढ़ाई करने बैठो। तो वही मीन्स अपना लाइफ, अपना रूल, सब कुछ अपना है। तो मीन्स तो वो लाइफ मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। यूक्रेन का इन्होंने लाइफ बता दिया, बहुत सही जा रहा था इनका। तो 6 साल अपने जो काटे, तो 6 साल एक नटशेल में बता सकते हो कि कैसा था जर्नी एमबीबीएस पढ़ाई का कैसा था? मीन्स नटशेल में मीन्स मज़ेदार भी था और बिकॉज वहाँ पे मतलब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस भी थी क्योंकि अपना काम खुद ही करना है। वहाँ पे A to Z जो भी हाउस होल्ड थिंग्स है तो वो भी हमें करना है खुद। तो फिर मीन्स था, मीन्स डिफिकल्ट तो था बट मीन्स बोलते ना किया मैंने। हाँ, सही। और जो ये वॉर हुआ था यूक्रेन रशिया का, तभी आप कौन से ईयर में थे और ये क्या आपको दिक्कत हुई थी वहाँ पे? क्योंकि ये इन्होंने जो यूक्रेन से एमबीबीएस किया था वो कम्प्लीटली वॉर जोन में था। आपका सिटी मतलब बॉर्डर्स पे था रशिया के या फिर अंदर? नहीं, मैं मीन्स एक्चुअली मैं सेफ साइड में थी। मीन्स मैं लवीव मीन्स नॉर्मली जो भी यूक्रेन का जो भी मीन्स बोलते हैं ना सिटी है तो वो सबसे सेफ साइड होता है। तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ये नहीं कि मीन्स बोलते हैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को भी बंकर्स में जाने पड़ते थे। तो जब भी अलार्म्स ये बजता था, लाइक कभी सायरन बज जाता था 2 बजे 3 बजे रात के, तो फिर डर लगता था एकदम से भाग के जाओ। तो मतलब ये सायरन वो लोग जानबूझ के बजाते थे या फिर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए उसके लिए? नहीं मीन्स लाइक कैसे था कि पहले शुरू किए 1-2 बार ऐसे मीन्स प्रैक्टिस के लिए 1-2 बार बजाए थे ताकि लोगों को पता चले कि कैसे जाना है। हाँ। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा वॉर हो जाता है तो फिर अंदर घुसना है अपने को। हाँ, फिर उसके बाद जब भी बचता था हम तो एकदम रात को 2 बजे 3 बजे बस निकलते थे और मतलब कुछ देखते नहीं थे, बस अपने डॉक्यूमेंट्स लो और निकलो। हाँ, तो बहुत पैनिक वाला सिचुएशन। ये बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो यूक्रेन से एमबीबीएस किए हैं उन स्टूडेंट्स को मतलब सिखाया गया था कि सायरन अगर बचते हैं तो बंकर्स में कैसे अपने सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भागना है। हाँ। तो अगर कुछ वॉर का सिचुएशन फटाक से हो जाता है तो फिर फटाक से इवैक्यूएट कैसे किया जाए। रशिया में ऐसा हमारे कुछ था नहीं, वैसे हमको कुछ बंकर्स प्रोवाइड किए थे क्योंकि वो थोड़ा सेफर जोन में था। वॉर बॉर्डर में यूक्रेन में ज़्यादा चल रहा था और मतलब क्या प्राइसेस अफेक्ट हुए थे वहाँ पे? ऑब्वियसली बहुत इन्फ्लेशन था। अच्छा। मीन्स हम क्या करते थे जब ये एकदम पहले स्टार्ट हुआ था तो हम मीन्स बोलते ना सब जितने भी अपना मीन्स बोलते ना रेशन जो भी है सब हम मीन्स बोलते ना रख देते थे, भर के रख देते थे पानी, क्योंकि हमें वहाँ पे पानी खुद भरने जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, तो वो सब हम रख देते थे ताकि मीन्स कभी कुछ मीन्स बोलते हमें ना मिले बाद में। तो मीन्स बहुत ऐसा भागा दौड़ी वाला माहौल था एकदम स्टार्टिंग में। काफी स्ट्रेसफुल लाइफ था। बहुत स्ट्रेसफुल था। लास्ट में फिर भी थोड़ा सा कम हो गया। मीन्स पहले से जितना पैनिक वाला माहौल था वो थोड़ा सा कम हो गया। बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट, मतलब आप इतना बड़ा डिसीजन किसने लिया था मतलब यूक्रेन भेजना एमबीबीएस के लिए? मतलब काफी सारे पेरेंट्स एग्री नहीं करते अपने बच्चों के डिसीजन पे, तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया? आपके पेरेंट्स ने आपको मनाया जाने के लिए, कैसा था? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को नहीं मनाया, एक्चुअली मैंने मनाया। मतलब मेरे को ऐसा ड्रीम तो था कि मीन्स बोलते हैं ना कि बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वही मीन्स वैसा टाइप में इतना गाइडेंस नहीं था। मैं अपने से कुछ रिसर्च करके एंड और सब कुछ करके मैंने पेरेंट्स को भी मैंने कन्विंस किया, फिर कंसल्टेंसी के थ्रू ही हम गए थे सब। अच्छा। तो आपने खुद ही डिसीजन लिया था? हाँ, ये मेरा डिसीजन था। मैंने मतलब एक रिसेंटली पॉडकास्ट किया था, एक गर्ल स्टूडेंट थी, वो उसने भी यूक्रेन से किया था। उसने बोला कि उसने रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से उसका फ्लाइट था। तो आपका भी सेम ही था या फिर? हाँ, मेरा भी रोमानिया का था। मीन्स रोमानिया से भी मैंने क्रॉस किया, बट मैं जैसे मतलब बोलते ना बहुत सारे बच्चों ने पोलैंड से गए थे, फिर बहुत सारे मोल्डोवा इधर से गए थे, बट उनको बहुत वेटिंग करना पड़ा।
मीन्स बहुत सारे मुझे पता है कि कोई 4 दिन वेट कर रहा है, 10 दिन वेट कर रहा है कि बॉर्डर कब खुलेगा, बिकॉज सोल्जर्स जाने नहीं दे रहे थे। बट मैं जैसे ही गई मुझे इतना मीन्स वेटिंग नहीं करना पड़ा, मीन्स थोड़ा टाइम लाइक हाफ एन आवर। यूक्रेन के सोल्जर्स आपको जाने नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मीन्स यूक्रेन के सोल्जर्स मीन्स ऐसे ये कर रहे थे, सबको जाने नहीं दे रहे थे। बट मेरे को मीन्स बोलते ना इतना वेट नहीं करना पड़ा, लाइक मैक्सिमम 1 आवर, फिर मैं क्रॉस करके चली गई। रोमानिया से आपका फ्लाइट था जो? हाँ, रोमानिया से फ्लाइट था, बट रोमानिया में बहुत टाइम के लिए स्टे था, आई थिंक सो समथिंग 3 to 4 days स्टे था हमारा। अच्छा 3 to 4 days के बाद उन्होंने ही दिया था या फिर आपने खुद का दे लिया? उधर से नहीं, मीन्स उधर हमें एक शेल्टर में रखा था, बहुत सारे लोग थे तो उधर ही हमें रखा था। तो इंडिया वालों ने फ्लाइट अरेंज की थी इवैक्यूएट करने के लिए? हाँ, इंडिया वालों। व्हाई डिड यू चूज यूक्रेन? मतलब यूक्रेन ही चूज क्यों किया? मतलब रशिया का भी ऑप्शन था, जॉर्जिया का भी ऑप्शन था, यूक्रेन ही चूज क्यों किया एमबीबीएस के लिए? एक्चुअली मैं रिसर्च कर रही थी, मैं ये रशिया अच्छा है कि यूक्रेन अच्छा है, जॉर्जिया, तो मेरे ऑप्शन में रशिया था एंड यूक्रेन था। बट उसमें से भी मैं कॉलेजेस देख रही थी कौन सा बेस्ट है, तो मुझे यूक्रेन का लविव सबसे बेस्ट कॉलेज लगा। मैं रिसर्च ये जब कर रही थी तो इसलिए मैंने वो चूज किया। और अभी यूक्रेन जा सकते हैं बच्चे एमबीबीएस करने या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, अभी मीन्स अभी तो वो वॉर का सिचुएशन है, तो मीन्स नहीं जाना ही सबसे सूटेबल है। और जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, मीन्स मेरे जूनियर्स है वो अभी तक पढ़ रहे हैं, मीन्स लाइक 3rd ईयर में 4th ईयर में, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो जिनके पास इंडिया आ सकते हैं वापस, मतलब इंडिया मतलब बीच में अगर आ गए तो वापस जाने को उनको प्रॉब्लम होगा वीजा, यूक्रेन का वीजा मिलने के लिए? हाँ, मीन्स हाँ वो तो प्रॉब्लमेटिक है, वीजा अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, पूरा डिग्री लेके आएंगे? डिग्री लेके आएंगे। 3 मतलब बहुत लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं 2nd 3rd 4th ईयर में, तो वो लोग अभी शायद से इंडिया नहीं आएंगे क्योंकि आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट डिग्री लेके ही आएंगे इंडिया। तो जब भी आप यूक्रेन गए थे तभी आपने रिसर्च किया था कि यूक्रेन में एमबीबीएस कैसा होता है, एंड तभी एक एग्जाम था एमसीआई जो एफएमजी सेम ही एग्जाम था, बस नाम चेंज हुआ है। तो आपको कैसा लगा कि मुझे मतलब ये एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स मिले थे, गूगल पे हो गया या फिर मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कि वहाँ से एमबीबीएस करेगा तो फिर ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा भाई, तो आपका ऐसा कुछ था सीन की? हाँ, एक्चुअली मेरे को भी ऐसा डर तो था, मीन्स बोलते ना कैसा होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, तो मीन्स वही फिर उसके बाद मैं बट मीन्स ऐसे नहीं कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने ऊपर मैटर करता है ना, तो मेरा प्रिपरेशन चालू ही था 4th ईयर से, तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था कि मेरा ऐसा था कि मीन्स बोलते ना आई कैन क्लियर इट, तो इसलिए क्योंकि मुझे एक नेगेटिव मतलब लगा कि बहुत लोगों का प्रेशर आता कि नीट यूजी तुमने क्लियर नहीं कर पाया, अच्छा मार्क नहीं आया, तो तुम ये एमसीआई का एग्जाम कैसे क्लियर पाओगे? तो ये आपको क्या लगता है कि नीट यूजी और एमसीआई के एग्जाम में कंपैरिजन करना चाहिए लोगों? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मीन्स नीट यूजी का जो मीन्स सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड ये हम 6 साल से पढ़ते हैं उसमें। हाँ, 6 साल का हमें वो टाइम गैप का पीरियड मिलता है हमें पढ़ने के लिए, तो मीन्स उतना हमें टाइम मिलता है, तो वो कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता सही। और बात की जो एफएमजी का एग्जाम है वो काफ़ी कम परसेंटेज क्यों है, पासिंग परसेंटेज इसका? मतलब काफ़ी कम लोग क्यों पास होते हैं? मतलब पास तो हो जाते हैं 2nd 3rd अटेम्प्ट में, बट ऐसा क्यों 1st अटेम्प्ट में सब लोग क्यों नहीं पास हो पाते, और 10-20% ऐसा क्यों है? हाँ, मीन्स उसमें ऐसा है, मीन्स जो रिपीटर्स है ना वो रिपीटर्स ज़्यादा है, तो मीन्स बोलते ना वो जो कोटा है जो रिपीटर्स का वो ज़्यादा है, तो अगर मीन्स बोलते ना जो न्यू बच्चे तो पास हो रहे हैं, बट जो रिपीट कर रहे हैं तो उस हिसाब से रेशियो तो ऑब्वियसली कम ही होगा ना, वही है सीन। तो मेरा आंसर इस पे ये है कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज कम है, इसलिए क्योंकि अब जो लोग अब्रॉड बच्चे जाते हैं वो पढ़ाई तो देखो वहाँ पे भी होता है, इंडिया में भी होता है, सब जगह सेम ही होता है, मतलब सेल्फ एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है अपने को। तो मेरा ऐसा कहना है कि वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं ना तो घर से बहुत टाइम तक दूर रहते हैं, एंड पढ़ाई करना सब भूल जाते हैं, आपको भी पता ही होगा, बहुत इसमें इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि अब्रॉड का माहौल ही ऐसा होता है कि वहाँ पे घुस जाते हैं वो, और काफ़ी कम ही बच्चे होते हैं वो काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ बच्चे 6 साल के बाद हो जाते हैं दिल्ली आने के बाद, तो सबका नहीं निकल पाता 6 महीने में पढ़ाई करके, तो मुझे लगता है वहाँ पे 6 साल जाके वो भूल जाते हैं कि पढ़ाई करना हम किस लिए आए हैं, तो इसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम पे, और वो जो पूरा जो डेप्थ में नॉलेज रहना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का वो नहीं मिल पाता, वो ही एक मेजर ड्रॉबैक है अब्रॉड एमबीबीएस का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब पुश करने के लिए कोई होता नहीं है, हाँ टीचर्स होते हैं, बट आपको ऐसा पुश नहीं करेंगे कि स्पून फीड नहीं करेंगे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो वैसा मुझे ऐसा लगता है, एंड उसकी वजह से एफएमजी का पासिंग परसेंटेज कम। एग्जाम वैसे तो मुझे मॉडरेट ही लगा, इतना कुछ टफ नहीं लगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि भैया अगर मेरा नीट यूजी में ऐसा आया है तो मैं एग्जाम एफएमजी का निकाल पाऊंगा या फिर नहीं, तो ये वो दोनों कोरिलेशन मत रखो, वो मींस वो एक अलग एग्जाम है एंड तुम्हारा एफएमजी एक अलग एग्जाम है, पूरा सिलेबस इज डिफरेंट।
तो आप आई गेस आपको आंसर अपना मिल गया होगा कि नीट यूजी एंड एफएमजी पूरा डिफरेंट है। तो अगर आप नीट यूजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसा मत सोचो कि हम एफएमजी नहीं निकाल पाएंगे। एमबीबीएस अब्रॉड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप पैशनेट हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो जा सकते हो। तो ये बात होगी यूक्रेन की लाइफ की आपकी। तो एफएमजी का बात करते हैं। एफएमजी का मतलब आप जब पास हुए थे तब पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? रिजल्ट किसने चेक किया था? आपने चेक किया था या फिर आपके फ्रेंड ने चेक किया था? कैसा था? एक्चुअली मीन्स मेरी फ्रेंड थी, तो वैसे टाइप में कि मीन्स मैं अपने फ्रेंड्स को बुला दी थी और वैसे टाइप में सस्पेंस में कि तुम लोग बैठो, मेरे को देखना नहीं है, तुम लोग ओपन करो मेरे सामने, ठीक है। फिर जैसे ही मेरे फ्रेंड ने ओपन किया, मैं भी साइड में ही थी, देखा तो मेरी फ्रेंड, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तभी नहीं थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी फ्रेंड भी, वो भी बहुत खुश थी। अच्छा, उसने चेक किया मतलब? हाँ, वो मेरे साथ थी चेक। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? हाँ, फिर पेरेंट्स को जो भी पता चला वो भी ऐसे मतलब थे कि मीन्स वैसे प्राउड ऑफ थे मेरे पे कि तूने इतना अच्छा किया, खुद सेल्फ स्टडी करके। और ये आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो या फिर आपके कोई फैमिली में डॉक्टर? नहीं, आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मतलब जनरेशन स्टूडेंट आप डॉक्टर बन गए, काफ़ी प्राउड की बात है। और यूक्रेन जाके एमबीबीएस करके आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एफएमजी निकाल दिया। हाँ। काफ़ी अच्छा है। तो प्रिपरेशन के लिए काफ़ी लोग दिल्ली जाते हैं, तो आपने कैसे किया था? नहीं, एक्चुअली मैं भी जब रिसर्च कर रही थी कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, मीन्स बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है, तो मैं मीन्स दिल्ली में, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं सेल्फ स्टडी, बिकॉज मैं मीन्स बोल रहा बचपन से ऐसे मतलब था कि सेल्फ स्टडी मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने बोला नहीं सेल्फ स्टडी करना है। बट फिर वही मैं सेल्फ स्टडी करती थी, फिर बुक से पढ़ती थी, फिर बहुत सारे मीन्स ऐप तो हो ही जाते हैं, प्रेप लैडर है, मैरो हो गया, फिर यूट्यूब तो है ही, तो मेन यूट्यूब भी है, यूट्यूब से मिल जाता है। हाँ, सब मिल जाता है। और हाँ, टैली में सब कुछ अवेलेबल होता है आजकल। हाँ, तो वो मेरे लिए इनफ थे। अच्छा। और ये आपने जो बोला कि 4th ईयर से आपने प्रिपरेशन की, कौन सा ऐप था मतलब? मैंने 4th ईयर में मैंने प्रेप लैडर लिया था, तो तभी मैं इतना मीन्स लाइक फोकस के साथ तभी इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बिकॉज तभी तो मीन्स 4th ईयर में ही थी। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी। तो वही मीन्स जो क्लास में पढ़ लिया, क्योंकि हमारे यूक्रेन में रोज टेस्ट होते हैं, आपके जैसे रशिया में, हाँ, तो हमें पढ़ना पड़ता ही था। और ग्रेडिंग सिस्टम सेम ही आएगा रशिया जैसा? 5 सेम 5 4 3 2 मतलब 5 मतलब एक्सीलेंट होता है, 4 गुड होता है, वेरी गुड, 3 मतलब सैटिस्फैक्टरी। और प्रेप लैडर और मैरो जो है एप्लीकेशन, उसमें डिफरेंस क्या है मतलब आपको क्या लगा? मुझे देखो मैरो में मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मैरो इन डेप्थ पूरा पढ़ाता है आपको। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो मैरो आपके लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आपको ऊपर से पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आपके लिए प्रेप लैडर बेस्ट है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहने का मतलब रहेगा, मीन्स बोलते हैं प्रेप लैडर और मैरो दोनों ही बेस्ट है, बट अपना मतलब तुम्हें जो टीचर तुम्हें कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे टीचर जो डेप्थ में प्रेप लैडर में भी पढ़ाते थे, तो मुझे वो अच्छे लगे, और कुछ मैरो में भी, तो उन दोनों का ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। या फिर तुम अपने फ्रेंड का एक ऐप ले लो, एक तुम ले लो, वैसे टाइप में भी तुम पढ़ सकते हो। अच्छा, तो आपने दोनों से प्रिपेयर किया क्या? थोड़ा? हाँ, मैंने थोड़ा प्रेप से थोड़ा मैरो से। अच्छा। जो मुझे टीचर कंफर्टेबल लगा, जिसका टीचिंग मुझे ज्यादा अच्छा लगा। यूक्रेन में आप जो पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, आप इंडियन ऑथर्स के बुक से पढ़ते थे या फिर रशियन ऑथर्स? कैसा था मतलब पढ़ाई का? देखो मैं तो इंडियन ऑथर्स प्रेफर करता था, वहाँ पे हमको लिस्ट दिया था कि ये बुक पढ़ो, तो आपका क्या था? हाँ, इंडियन ऑथर्स का ही ऑब्वियस ही बात है, मीन्स मेरा यूक्रेन में ऐसे यूक्रेनियन ऑथर्स का नहीं, मीन्स मैं इंडियन ही प्रीफर करती थी। और वहाँ पे मतलब जो आपके ये रखते थे पोस्टिंग्स लगते थे, वो मतलब डेली लगते थे या फिर कैसा था? क्लिनिकल पोस्टिंग बेसिकली कैसे थे वहाँ पे मतलब? क्लिनिकल पोस्टिंग मीन्स हमारा जैसे कि हमारे हर ईयर में जैसे ऑप्स का होता था, फिर सर्जरी का होता था, जो हमारा पढ़ाई के साथ साथ हमारा पोस्टिंग भी वहाँ ही होता था। मतलब 4th हमारे रशिया में देखो 4th ईयर से मेन क्लिनिकल पोस्टिंग चालू हो जाता है, तो यूक्रेन में भी ऐसा ही था। 4th ईयर से मतलब दिन में एक ही क्लास लगती थी, 20 मतलब 2 हफ्ते तक वही सब्जेक्ट चलता था, ऐसा वैसे साइकिल्स लगते थे। अपने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कैसे चालू की थी? मतलब बुक से ही चालू की थी या फिर कोई ऐप लिया था फर्स्ट ईयर में या फिर कैसा था? फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हाँ, जैसे हम क्लासेस में जाते थे, एनाटॉमी था, बायोकेमिस्ट्री था, तो मैं क्लासेस में जाते तो वैसे ही पढ़ाई करती थी बुक से। हाँ, बुक से ही पढ़ाई कर लेती थी, और थोड़ा बहुत कभी यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया, वैसे टाइप में। तो वैसे ही नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली यूट्यूब एंड मीन्स बोलते हैं जो क्लास में पढ़ते थे उतना लाइक इन डेप्थ तभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं था। हाँ, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ऐप ले लो तो आपका कहीं ना आपकी सोचने की मतलब क्षमता को ये कर देता है
क्या बोल सकते हैं, हैम्पर करता है, क्योंकि आपको ऐप में सब सजा मिलता है, आप खुद से रिसर्च नहीं करते। आप जब खुद से पढ़ते बुक से तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है वो। मुझे लगता है ऐप में आपको जो उतना ही बताते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, अगर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लोगों को कि फर्स्ट टू थर्ड ईयर आप बुक्स पढ़ो, फिर फोर्थ ईयर तो आप मैरो जो भी है प्रेप लैडर के स्विच कर सकते हो, वो ज़्यादा हेल्प करता है मुझे। क्योंकि अभी भी याद है कि जो मैंने बुक से पढ़ा मुझे आज भी याद है, और जो मैरो में पढ़ता हूँ या फिर प्रेप लैडर में जितना भी देखा हो तो मैं भूल जाता हूँ। जो मैं बुक से पढ़ता हूँ या लिखता हूँ वो मुझे याद रहता है। एफएमजी प्रिपरेशन मतलब कैसा था आपका टिपिकल डे, आप सुबह उठते थे, सब बता दीजिए। ओके, तो मेरा एक टाइम टेबल मैंने बना के रखा था, तो उस हिसाब से मैं एकदम सुबह उठ जाती थी, मीन्स एकदम भी सुबह नहीं, मीन्स 9-10 o'clock को मैं उठ जाती थी। फिर थोड़ा सा नाश्ता करके पढ़ाई स्टार्ट, मतलब पूरा टाइम जस्ट मेरा आईपैड, मेरा बुक्स एंड मैं, मीन्स फुल टाइम पढ़ाई। फिर वही जो लंच करके फिर वापस से पढ़ाई, देन मीन्स शाम को थोड़ा सा खाना पीना खा के फिर पढ़ाई, फिर थोड़ा सा बाहर जाओ। अच्छा। हाँ, फिर मीन्स पूरा टाइम ऑलमोस्ट पढ़ाई, फिर रात को सो जाओ। अच्छा, और कुछ मतलब अलग हॉबीज थे आपके, मतलब जिम जाना या फिर कहीं पे जाना, दोस्तों से मिलना, मूवीज जाना, ऐसा कुछ था पर ड्यूरिंग दिस 6 months? नहीं, मीन्स ऐसा कुछ था नहीं। मैं पूरा डेडिकेटेड थी कि दैट आई वांट टू क्लियर इट विद गुड मार्क्स, वैसे टाइप में मेरा वैसा। आप मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इतना पढ़ाई करके बोर नहीं होता था, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाई करके बहुत बोर हो जाता था, तो मैं कहीं वॉक पे चला जाता था या फिर कोई जिम चला जाता था। आपका क्या था? ऐसे टाइम में मैंने करके रखा था, मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बनाया था कि मीन्स लाइक अगर मैं 1 week कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसा एक दिन थोड़ा सा ब्रेक, मीन्स उसमें पढ़ाई नहीं, एक दिन पूरा ब्रेक जाना है ताकि मीन्स माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो सके। अच्छा। वैसे टाइप में था, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने का भी मीन्स अच्छा रहता है, मतलब कौन ऐसे लोग थे आपके मतलब एग्जाम प्रिपरेशन में जो आपको काफ़ी हेल्प करते थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मतलब फ्रेंड्स हो गए या फिर फैमिली वाले हो गए जो मोटिवेट करते कि पढ़ो, पढ़ाई करो, वो सब? हाँ, मीन्स मोटिवेशन तो पहले तो मीन्स मेरा सेल्फ मोटिवेशन ही था कि मीन्स ऐसे कोई बोलेगा उससे अच्छा, मीन्स मैं उस पर बिलीव नहीं करती कि खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी हाँ, फ्रेंड्स थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो हाँ वही सब। और दिल्ली में देखो आपने मेंशन किया कि आप दिल्ली नहीं रुके थे, आप घर से ही प्रिपरेशन किया, तो ऐसा कुछ फोमो था क्या कि मैं दिल्ली नहीं रुकी, वहाँ पे अलग पढ़ाई चल रहा है, मैं घर पे अकेली पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ था क्या? हाँ, एक्चुअली ऐसे फोमो तो होता है बिकॉज मीन्स मेरे जो मीन्स बोलते ना, मीन्स मैं जिनको जानती हूँ जैसे कि जो 3rd अटेम्प्ट दे रहे, 4th अटेम्प्ट दे रहे, तो वैसे टाइप में अरे लाइक आई स्टडीड फ्रॉम दिस कोचिंग एंड आई एम डूइंग लाइक दिस, आई एम मीन्स बोलते ना इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे तो थोड़ा सा डर लगता है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कोचिंग नहीं की तो मैं क्या क्लियर कर पाऊंगी, तो बट वो मीन्स खुद को फिर सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए। ये है कि आपने विदाउट कोचिंग भी क्लियर हो सकता है। हाँ, मैंने भी खुद से किया था, आपने भी खुद से किया। हाँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस कोचिंग ही लगाना चाहिए के लिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि फर्स्ट ईयर से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चालू कर दो, तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बस लास्ट के 6 months में आके जो भी है रिवाइज करना है, आपका हो जाएगा एफएमजी का। बस बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस के अलग वाले क्वेश्चन नहीं पूछते। देखो जेलेसी होगी कि मतलब फ्रेंड्स में कि कंपैरिजन करते थे आप मार्क्स का, ऐसा कुछ था क्या? देखो हमारे इसमें जेलेसी नहीं होती थी, हमारे फ्रेंड्स में 2-3 मैं 4-5 लोगों के साथ टच में था, 2-3, तो हम बस मार्क्स डिस्कस करते, अरे मेरे को इतना आया, अरे तेरे को इतना आया, ऐसा। तो ऐसा होता था कुछ आपके फ्रेंड्स में, या फिर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे? मीन्स जैसे जेलेसी वाले फ्रेंड्स आप जैसे बता रहे हो, तो मैं ऐसे टाइप के फ्रेंड्स नहीं रखती हूँ कि मीन्स बोलते ना मेरे को जेलस करे, तो वैसे टाइप से दूरी रहना सही है। तो हाँ, मीन्स कॉन्सेप्ट में मीन्स अपना बताती थी, फिर किसी का मीन्स वो आइडिया अपना शेयर कर रहा है तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी, बिकॉज वो बोल रहे कि मैंने इतना पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है, ये वाले सर ये मीन्स पढ़ा रहे, ये वाला PDF देख रहे, तो वो हेल्प वो होता था, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे लगता है जब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना एक दूसरे के साथ, जो वो काफ़ी हेल्प करता है हमको। हाँ, क्योंकि वो जो सामने वाला बोल रहा है ना वो हमको याद रह जाता है, हम बोल रहे हैं वो उसको याद रह जाता है, वो चीज़ जो याद रहता है ना वो फिर हम भूलते नहीं। वो पता नहीं क्यों बट वो याद रह जाता है। तो ये बेटर है कि आप अपने 1-2 रोज दोस्त रखो एफएमजी के टाइम पे, जिनके साथ आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सको, और ऐसे दोस्त रखो ही मत जो आपको डाउनग्रेड करे, कुछ भी नेगेटिव बोले। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे 1-2 दोस्त रखो, आपको कुछ भी अपडेट आया कुछ भी तो फिर आपको हेल्प हो जाता है काफी। क्योंकि 6 मंथ इनफ है क्या, मतलब एफएमजी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ क्या लगता है आपको काफी कम है? एक्चुअली 6 मंथ इज मोर देन इनफ, बिकॉज क्योंकि आपने 6 ईयर मीन्स बोलते ना पढ़ाई की है, ऑब्वियस सी बात है जो 6 ईयर आपने पढ़ाई की वो वेस्ट नहीं है, तो उतना आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड मीन्स अच्छे से हो गया है। बिकॉज मैं आई थी अगस्त में, आई थी 1 अगस्त, ओके। फिर उसके बाद मैंने ऐसा टाइप का मैंने सोचा था कि 1 मंथ मैं पूरा गैप लूँगी, फ्रेंड के साथ घूमूंगी एंड मीन्स मूवी एंड ऑल, पूरा ऐसा टाइप में गैप,
तो 1 मंथ का गैप लेके मेरे पास बच रहा है 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके, गैप जो आपने बोला काफी जरूरी है, मतलब ये अपने माइंड के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ, रिफ्रेशमेंट इज द मस्ट। तो वो 5 मंथ्स मेरे लिए इनफ था बिकॉज हाँ। और ये मैं बोलूँगा कि कोई भी स्टूडेंट है वो 6 साल कुछ करता है नहीं और वो पूछेगा कि 6 मंथ देना, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? नहीं मैं ये ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ कि मीन्स बोलते हैं ना 6 ईयर कुछ भी नहीं करके फिर आप बोल रहे हो कि 6 मंथ्स इज इनफ। नहीं, 6 ईयर मीन्स तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मीन्स अगर मीन्स बोलते हैं अगर तुम्हें ABCD ही नहीं आता तुम फिर अल्फाबेट कैसे लिखोगे? डायरेक्ट कैसे लिखोगे? और एक और चीज़ की आपके साथ वाले कुछ फ्रेंड्स होंगे जो एग्जाम फर्स्ट या नहीं निकल पाए होंगे, तो आपका क्यों निकला और उनका क्यों नहीं निकला? ऐसा आपने कौन सा चीज़ डिफरेंट किया बाकी स्टूडेंट से जो आपका निकल गया एग्जाम और आपको अच्छे मार्क्स आए? तो ऐसा क्या कौन सी चीज़ें थे जो आप कंसिस्टेंटली करते रहते थे एग्जाम के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज मैं कंसिस्टेंट थी। मीन्स अगर मैं एक दिन का ब्रेक ले रही हूँ पूरे 1 वीक में, फिर उसके बाद मैं वो कंसिस्टेंट थी कि जो मेरा अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो मुझे वेस्ट नहीं करना है, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लियर नहीं कर पाए तो वो शायद कहीं ना कहीं मीन्स कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है मीन्स हाँ ये सबसे मेन बात मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपना जो मीन्स बोलते हैं ना जो प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं फोमो में आके ऐसे करते हैं कि नहीं मीन्स वैसा टाइप में नहीं मेरा फ्रेंड इससे पढ़ रहा है तो मैं भी इससे पढ़ूंगा। तो वो मत चेंज करो, तुम जिससे पढ़ रहे हो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। हाँ, तो ये अच्छी बात बोली कि कंसिस्टेंट जो भी करो कंसिस्टेंटली करते रहो, वही चीज़ हाँ। आपको मतलब हो जाएगा। एंड आपने ये अच्छा बोला कि जो प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वही प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू रखो, अलग अलग 10 प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड आपने जैसे पता प्रेपरेटर से पढ़ा, मैंने मैरो से पढ़ा, तो फिर मैं इधर यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो ठीक है, बट अगर आप जब MCQs ग्रैंड टेस्ट देते हो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से दो तो आपको काफ़ी मतलब हेल्प हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मैरो से पढ़ रहे हो, मैरो के GTs दे रहे हो, आपके स्कोर्स इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट आपको मैरो का लैंग्वेज कहीं ना कहीं रट्टा हो जाता है और आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप फट से मार्क करते हो विदाउट ये ऑप्शन ये पढ़े, लास्ट लाइन नहीं पढ़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि वैसा मत करो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से GT दो तो आपको समझेगा कि आप एग्जैक्ट कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि मैं मैरो के GT देता था, मेरे को अच्छे स्कोर आते थे 200, 180, 190, बट सडनली मैं प्रेप के GT पे स्विच करता था, सडनली 30-40 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता था। तो आपका साथ ऐसा हुआ था? आपने क्या किया था? आपने एक्चुअली मैं पहले मीन्स मेरे पास प्रेप लीडर का ऐप था। तो मैंने प्रेप लीडर इज डिफिकल्ट बिकॉज जितने भी सर भी है प्रेप लीडर को डिफिकल्टी बोलते हैं ग्रैंड टेस्ट के मामले में। तो मैं प्रेप लीडर देती थी ना, मेरे को मार्क्स आते थे, मतलब फर्स्ट मुझे मार्क्स आया था समथिंग 140, मेरा तभी प्रिपरेशन जस्ट चालू था। फिर उसके बाद मीन्स उसके बाद नो कम बैक मीन्स बोलते ना, फिर तुम्हारा मार्क्स बढ़ना चाहिए। फिर मेरा 150 देन 160 210 तक भी गया है प्रेप लैडर में। एंड प्रेप लैडर मैरो में ये डिफरेंस है कि प्रेप लैडर तुम्हारा ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड मैरो इजी है, और वो FMG बेस्ड वैसे टाइप में, क्योंकि वहाँ पे भी एग्जाम में वैसे टाइप में आता है। तो वो ये अच्छी बात बोली कि आप मतलब अलग अलग इससे स्विच कर सकते हो। और प्रेप लैडर का थोड़े से क्वेश्चंस मुझे भी हाई लेवल के लगे थे, ठीक है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से GTs दे सकते हो। वैसे ही फ्री मिलता है वो फ्री GTs, सेरिबेलम हो गया, प्रेप लैडर हो गया, गुरुकुल हो गया, काफ़ी सारे क्लासेस वाले भी अपने फ्री GTs देते दिल्ली वाले लोग, तो वो है। और ग्रैंड टेस्ट आपने कब से देना चालू किया था? ये पहले से देते थे से या फिर प्रिपरेशन कुछ सब्जेक्ट्स होने के बाद देना चालू किया? नहीं, एक्चुअली मैं मींस पहले मेरा तो कंसेप्ट क्लियर कर रही थी और जितने भी वीडियोस है, जितने भी नोट्स अच्छे से मैं कंप्लीट करके मेरा ऐसे मैंने प्रिपरेशन किया, पहले कंप्लीट किया वीडियोस एंड नोट्स, उसके बाद मैं GT में गई ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे कि मैं मींस बोलते ना मुझे अच्छे मार्क्स लगे। बिकॉज अगर मेरे को कभी ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे GT में तो मैं बहुत मींस ऐसे लाइक मैं अपना मींस वो डिप्रेशन में चली जाती थी, कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो जाता था। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारा फाइनल एग्जाम में भी वही मैटर करेगा, वैसे टाइप का तुम्हारा सिनेरियो होगा। GTs आप कैसे देते थे? एवरी 15 डेज देते थे, मतलब एवरी वंस अ मंथ देते थे या फिर कैसा था? मैं GT लाइक 1 वीक में एक बार दे देती थी। अच्छा। मैं ऐसे मैंने शायद टोटल में कब से देना चालू किया था? मतलब एग्जाम दिसंबर में होता है, तो आपने कब से देना चालू किया था GT? मैंने GT देना स्टार्ट किया था अक्टूबर से मैंने GT देना स्टार्ट किया था। अच्छा। और आपने 15-20 डेज में या फिर मंथली एक बार देते थे, ऐसा था? हाँ, मंथली एक बार या फिर कभी कभी एक हफ्ते में एक बार, मीन्स अपना प्रिपरेशन चेक करने के लिए मेनली वही था। और मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी GTs देते हो आप सही है, बट उसको अगर आप रिव्यू नहीं करते, मतलब क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये वो देखते नहीं, तो आपका देना वेस्ट है, क्योंकि आपको समझा ही नहीं आपने क्या किया है। तो आपका अगर सक्सेसफुल स्कोर GT में इंक्रीज करना है तो आपको हर एक GT रिव्यू करना पड़ेगा, तो ही आपका मतलब स्कोर इंक्रीज होगा। भले ही आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आपने वैसे किया था, हर एक GT रिव्यू करते थे ना,
एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ऐसे रिव्यू नहीं करती थी, स्टार्टिंग में 1-2 जीटी मैंने ऐसे ही दिए हैं, हाँ, ताकि देखने के लिए मेरा प्रिपरेशन कैसा है। फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा एकदम गो थ्रू करती थी कि पूरा रिव्यू करती थी, फिर थोड़ा सा अपना मिस्टेक से समझ में आता कि ये मिस्टेक फिर करना ही नहीं है, क्योंकि जीटी का एकदम मेन बात ये है कि मीन्स बोलते हैं ना, तुम एक बार वो मिस्टेक करोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम वो करोगे ही नहीं, मुझे तो मतलब तुम्हें वो याद रहेगा। वॉर का बारे में बताओ, क्या मतलब इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म था वहाँ पे, कैसा था? हाँ, मीन्स पहले नहीं था, जब हम स्टार्टिंग में गए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बट आफ्टर वॉर बिकॉज मीन्स जो भी नाटो का जो भी हुआ तो उसके बाद रेसिज्म हुआ। मीन्स इंडियंस को इतना उन लोग पसंद नहीं करते थे, बिकॉज पहले उनके लिए इंडियन मीन्स अच्छे ही थे, उन लोग फॉरेनर्स को अच्छे से प्यार से रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे, बट आफ्टर वॉर मीन्स मुझे ऐसा लगा कि ऐसा टाइप का उनका बिहेवियर सब इंडियंस के साथ था, रेसिज्म था सब। हाँ, सब सुनने भी आता था कि रेसिज्म हो रहा है, ऐसे टाइप में था आफ्टर। और ये मिसाइल देखे आपने क्या उड़ते हुए? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मीन्स कभी रात को 1-2 बजे हॉस्टल शेक हो जा रहा है तो तभी नीचे जाओ भाग के, और डायरेक्ट बंकर में जाना पड़ता था। हाँ, ये शेक क्यों होता था? क्योंकि मिसाइल्स वो सब निकल, हाँ, मिसाइल्स एकदम मैं मीन्स बाहर जा रही हूँ तो मिसाइल्स एकदम ऊपर से ही जा रहे हैं, तो बहुत डरावना, एकदम रात को 2 बजे रोना, और फिर हेलीकॉप्टर भी एकदम मीन्स मिलिट्री हेलीकॉप्टर एकदम सामने से देखो, एकदम कितना 500 मीटर की दूरी में, तो बहुत सारा मीन्स बोलता ना टेरिफाइड माहौल था एकदम। और ये पेरेंट्स आपके कैसे थे, टेंशन में थे काफी? हाँ, ऑब्वियसली मैं एकदम रोती थी रात को 2 बजे एकदम फोन करके, मम्मी ये देखो बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ, तो मॉम डैड भी ऑब्वियसली बात है बहुत एकदम टेंशन में हो जाते थे। आई होप कि जितने भी लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं सब सेफ है एंड सब अपना सेफली एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया आ जाए और एफएमजी निकाल ले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डरावना माहौल था। अभी काफ़ी थोड़े वॉर के जो मैटर्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं, पर फिर भी वॉर कहीं ना कहीं चल ही रहा है। हाँ, वो तो एवर लास्टिंग है भाई, वो बॉर्डर्स के इश्यूज की वजह से। तो बहुत सारे बच्चे हंगरी में गए, प्राग में गए, पूरे यूरोप टूर किए, इटालियन और सब जगह टूर किए, मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा मजे भी किए इसका, अच्छा अपॉर्चुनिटी यूज किया, घूमने निकल गए लोग, ऐसा मतलब बेसिकली वॉर में। मॉड्यूल्स जो होते हैं मैरो या प्रेप जो भी हो गया, तो आप कैसे देते थे? फर्स्ट ईयर 4th ईयर से आपने देना चालू कर दिया था साइड बाय साइड वीडियोस, क्वेश्चन बैंक्स? हाँ, क्यू बैंक जो भी। अच्छा, हाँ, तो आपने कैसे दिया था वो एक्चुअली मैं 4th ईयर में भी देती थी क्वेश्चन बैंक, जो मैं पढ़ रही हूँ साथ में देती थी। और फिर जब मैं यहाँ पे आई अगस्त में, जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, तो उसमें भी मैं मीन्स क्वेश्चन बैंक्स करते जा रही थी, साथ में जो मेरा सब्जेक्ट खत्म हो रहा था मैं क्वेश्चन बैंक्स कर रही थी। और मेनली जो मेरे लिए डिफिकल्ट जो मीन्स हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जैसे कि पीएसएम हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, सर्जरी, तो इनका मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, क्योंकि मैंने इन सबका क्वेश्चन बैंक पूरा कर दिया था। हाँ, उसके बाद तो फिर जीटी तो अक्टूबर में फिर मैंने स्टार्ट किया। मतलब दिन में कितने एमसीक्यूज करते थे आप? कैसा था लास्ट के 6 मंथ्स में जो था टाइम पीरियड, उसमें दिन में कितना एमसीक्यूज टारगेट था आपने? दिन में मैं 150 कर लेती थी, पूरा टाइम में पढ़ के। हाँ, दिन में 150 कर लेती थी। हाँ, वो रिवाइज भी करना पड़ता, रिव्यू भी करते थे ना? हाँ, उसके बाद रिव्यू भी करना पड़ता था ना। लास्ट वीक में आपने एमसीक्यूज पढ़ा, क्या मेन फोकस आपका एमसीक्यूज के पे था कि या फिर थियरी पे था? मेरा मेन फोकस ना थियरी पे था, मेरा मेन फोकस था जीटी में था, बिकॉज जीटी क्योंकि मेन तुम्हें उधर जाके है, तुम्हारा वो सेम जीटी जैसा एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा, तो मेरा मेन फोकस ऐसा था कि मुझे जीटी करना है, तो वो जीटी करती थी, एक दिन में 1 जीटी तो करती थी। लास्ट वीक में आपने 7 दिन में 7 जीटी की थी? हाँ, जीटी करती थी, 7 दिन में 7 जीटी की थी। क्या बात है यार। मैं तो लास्ट वीक में ऐसा था कि मेरा पूरा मैंने थियोरी छोड़ दिया था पढ़ना, मैं फोकस था मेन एमसीक्यूज पे। तो मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यूज करता था, मतलब कस्टम मॉडल करके रहता है, मैरो या प्रेप में दोनों में रहता है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैं 100-150 क्वेश्चंस लगाता था और वही क्वेश्चन रिव्यू करता था। ये पीवाईक्यूज हो गया, बट मैंने जीटीज देना 1 वीक पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, वैसा था मेरा। पर आपने बताया कि एक मतलब लास्ट के 7 डेज में आपका जीटी का एक प्लान। हाँ, बिकॉज तुम्हारे पास अभी 1 वीक बच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं आ सकता है, तुम्हारे पास जो है तुमने रिवीजन कर चुके हैं। तो दोनों में हमको एक ही बात कॉमन लगी कि एमसीक्यूज ही आपको हेल्प करने वाला है, थियरी आप छोड़ दो। हाँ, थियरी बिकॉज 1 वीक पहले या फिर 15 डेज पहले तुम्हें मीन्स तुम्हारा रिवीजन सब कुछ हो गया, फिर तुम्हें मेन एग्जाम के जैसा तुम्हें सिनेरियो चाहिए। तो आपको थियरी पे जब थोड़ा लास्ट के टाइम पे कम फोकस करना चाहिए। कम फोकस किया मैंने। कैसे किया था आपने? रिवीजन कैसा था आपका? रिवीजन मैंने खत्म कर लिए थे। लास्ट के 1 महीना मैंने छोड़ा था रिवीजन के लिए, तो लास्ट का 1 महीना पूरा डेडिकेटेड पूरा रिवीजन था। तो जितने भी हाई वेटेड सब्जेक्ट है, लो वेटेड सब्जेक्ट है, जितना भी है सबका मैंने रिवीजन उसी टाइम में कर लिया था। और टोटल 19 सब्जेक्ट का रिवीजन कितनी बार हुआ? मेरा तो 3 बार हुआ था। अच्छा, कितनी बार हुआ था टोटल? उस 1 मंथ में मेरा आई थिंक सो 2 बार हो गया था। मेरा 3 से 6 मंथ्स फर्स्ट रिवीजन के लिए मुझे 4 मंथ्स लग गए,
फिर सेकंड डिवीजन 1 महीने में कर लेगा, लास्ट का रिवीजन 15-20 दिन में कर दिया था ऐसा। मेरा ये मानना है, अगर तुम कितना भी मीन्स पढ़ लो ना, अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तुम जितना भी पढ़ रहे हो सब वेस्ट है। हाँ, जो भी पढ़ो, अगर कम भी पढ़ रहे हो तो अगर रिवाइज करो वो कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये जो मीन्स 4 मंथ पढ़ा ठीक है, बट जो 1 मंथ मेनली रिवीजन किया ना, वही मेरे को काम दिया मेनली। ठीक है, मतलब वीकर सब्जेक्ट जो आपके थे एफएमजी के टाइम में, वो आपने कैसे टैकल किया, क्या सीन था वहाँ पे वीकर सब्जेक्ट का? मेरी वीकर सब्जेक्ट पीएसएम थे, तो उसका तो मैंने क्वेश्चन बैंक्स किया, और मैं ज़्यादातर उसके मीन्स नए नए मॉड्यूल्स करती थी, और उसी का ही ज़्यादा मैं मतलब बोलते ना लास्ट में भी मैंने उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, बिकॉज वो मेरा वीक था वो सब्जेक्ट। अच्छा, एमसीक्यू ज़्यादा किया आपने? हाँ, एमसीक्यू ज़्यादा किया, और उसका वीडियोस भी उसका ही सबसे ज़्यादा उसको टाइम दिया, बिकॉज वो हाई वेटेड सब्जेक्ट भी था। पीएसएम सब्जेक्ट जो है आपने पूरा देखा था, मतलब पूरे सारे वीडियोस जो थे, इतना लेंथी सब्जेक्ट है, आपने सारे वीडियोस देखे थे? मैंने पीएसएम का पूरा वीडियो देखा। अच्छा, मैंने पीएसएम का बेसिकली क्या किया था कि मेरे पास टाइम नहीं था लास्ट के प्रिपरेशन में, तो फिर मैंने किया था पीएसएम का रिवीजन वीडियोस मैरो का, और सारे एमसीक्यूज किए थे और सारे पीवाईक्यूज किए थे, तो मेरे को वही हेल्प किया। बट ऐसा आप लोग करना नहीं चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को डीप डेप्थ में जाना चाहिए और सारे एमसीक्यूज करने चाहिए। भले तुम्हें मीन्स 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ भी लगे, मुझे ऐसा लगता है कि हाई वेटेड जो सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, और पीएसएम को तो खासकर छोड़ना है। पीएसएम को नहीं छोड़ना, बिकॉज बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो। और मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट हम ऑप्शन में छोड़ के जाते हो, क्या बोलना चाहोगे इनके लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी सब्जेक्ट जो है मीन्स ऑप्शन में मत छोड़ो, बिकॉज मीन्स बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, लाइक स्मॉलर सब्जेक्ट्स हो गया, तो एक बार बस तुम गो थ्रू कर लो, बट छोड़ो मत, बिकॉज अगर तुम्हारे माइंड में एक बार भी वो जाता है ना, वो तुम मतलब लिख लोगे। वही इन्होंने बात अच्छी बोली कि कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइकेट्री, ऑर्थो, अपना रेडियो हो गया, तो वो सब्जेक्ट्स काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, और वो सब्जेक्ट्स में आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका स्कोर अच्छा आएगा कि नहीं, वेदर इन एफएमजी और इन नीट पीजी। तो सब सब्जेक्ट का आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए इधर उधर का। पढ़ाई तो सबने भी करा था, कुछ अलग से नोटबुक बनाया था, उसमें वीकर पॉइंट्स लिखते थे तुम, ऐसा कुछ था? 20 नोटबुक बोलते हैं उसको। बनाया था तुमने? एक्चुअली मीन्स वैसे नहीं, मैंने अपना ऐसा टाइप में बनाया था कि जो मुझे मीन्स ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करेंगे, हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे लिख लिया था, जो भी 19 सब्जेक्ट लिख लिया था। हाँ, मीन्स आईपैड में लिख लिया था 19 सब्जेक्ट्स, और उसका मतलब बोलते ना लास्ट मिनट रिविजन के लिए होना ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं लिख रही थी, बिकॉज रिविजन के लिए तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैं हर पूरे 19 सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है सब लिख दिया था। तो ये आपका एफएमजी का तो हो गया, एंड यूक्रेन का भी आपने लाइफ बता दिया, काफ़ी अच्छा था और इंटरेस्टिंग था काफ़ी। एंड अगर अभी आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब अगर पीजी का भी इंटर्नशिप चालू होने वाला है आपका, तो आप किस में ये पीजी नीट पीजी के बाद किस में कौन से ब्रांच है पीजी करने का सोच रहे हो? सर्जिकल हो गया, मेडिसिन ब्रांच हो गया, किस में? मैंने हाँ सोचा है, मुझे डर्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिर गायनेकोलॉजी एंड रेडियोलॉजी में भी। अच्छा, वो तो आप इंटर्नशिप के बाद फिगर आउट कर दोगे, हाँ। इसमें आप समझ जाएगा। वो अभी भी फिगर आउट करना बाकी है, अभी सब ऑप्शंस में। इंटर्नशिप के बाद आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आप चेंज कर सकते, स्विच करने का बोलोगे कि OBGY मेरे को नहीं पसंद है, इतना हेक्टिक पोस्टिंग है ये, क्योंकि मेरा ऑप्थेल का पोस्टिंग जो था नायर हॉस्पिटल में वो मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, इवन ऑप्थेल सब्जेक्ट मुझे इतना पसंद नहीं, तो ऑप्थेल वो सब मैं तो करूँगा ही। मुझे ऑर्थो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो फिर मैं ऑर्थो का सोच रहा हूँ। अब्रॉड जाना चाहिए बच्चों को MBBS करने के लिए, क्या बोलते हैं? हाँ, अगर तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत ही कंपटीशन हाई है। तो अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम जाओ, भले यूक्रेन में मत जाओ, वॉर खत्म होने के बाद जा सकते हो, रशिया जा सकते हो, जॉर्जिया जा सकते हो, जाना चाहिए ना MBBS करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में आप रिपीट मार रहे हो, और नीट यूजी के लिए जो है रिपीट करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि काफ़ी लोग 4-5 रिपीट करते हैं, उसके बाद रशिया निकल जाते, तो उनके 4-5 साल तो ऑलरेडी वेस्ट हो गए, उसके बाद वो रशिया अब्रॉड जाते, तो MBBS का पढ़ाई जो 11-12 साल का हो गया। तो इस बारे में क्या बोलना चाहोगे कि रिपीट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट कर भी रहे हो, तुम्हें अपने पे बिलीव है, तो 1 ईयर ठीक है, उसके बाद तुम्हें अपना मीन्स समझ आना चाहिए कि मीन्स लाइक ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, तो तुम मीन्स बोलते ना उतना टाइम वेस्ट मत करो, और वही मीन्स सब पेरेंट्स भी तुमसे होप लगाए कि तुम कर लोगे क्रैक, तो उतना मीन्स उसमें मीन्स ये मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा तुम अब्रॉड चले जाओ, और तुम उतने टाइम में तुम डॉक्टर भी बन जाओगे जल्दी से। सही है। आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको पता चल गया होगा MBBS अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं, लाइफ इन यूक्रेन, FMG प्रिपरेशन डॉक्टर प्रीति ने कैसा किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। बाय। बाय। ठीक।